अगर आप नौकरी करते हो ना, तो नौकरी का मतलब है 5 बजे आपने अंगूठा लगाना है और घर जाना है। अगर 5 से 5:10 भी करने हैं ना, तो आपको बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज वो बिजनेस आपको रिटर्न देगा, नौकरी आपको रिटर्न नहीं देगी। उस टाइम मुझे बिजनेस का ख्याल आया, मुझे बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो जॉब छोड़नी है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आता कि मैं 1 महीने के अंदर इतने पैसे अर्न कर सकता हूँ, 1,25,30,000 रुपया। जो बंदा बिजनेसमैन है ना, अगर वो डरपोक है ना, तो वो बिजनेस ना करे। क्लाइंट को हर्ट करना ये सबसे मुश्किल लग रहा था, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना मुश्किल था, फाइनेंशियल इशू थे, फाइनेंस का प्रॉब्लम था। ईद आ चुकी है, ईद के ऊपर लड़कों को सैलरी देनी है, 4 लाख रुपए सैलरी, हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं, वो 150 रुपया पड़ा हुआ है खाली। लैंडस्केप डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट में क्या फ़र्क है, और क्या आर्किटेक्ट जो है वो लैंडस्केप डिज़ाइन कर सकते हैं? हमारे यहाँ सोसाइटी में ना सबसे बड़ा मसला ये कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वो डिलीवर नहीं करते, वो आपको किसी न किसी जगह फंसा के चले जाते हैं, खास करके लैंडस्केपिंग वाले। वो क्या होगा, सीजन आएगा, चीज़ें मर जाएंगी, कहेंगे जी हमने तो आपको लगा के दे दी थी, आप जाने, आपके काम जाने, लेकिन उनको बताएंगे नहीं कि ये पौधा सर्दी में मरने वाला है, इसको आपने कवर करना है। और लैंडस्केप में सोसाइटी या रेजिडेंशियल? हमारा इस प्रोफेशन के अंदर जिन लोगों ने हमें ख़राब किया हुआ है ना, वो कुछ पुराने माली हैं, उनके कुछ अपने टोटके हैं, कुछ अपनी सोच है, वो उसके ऊपर बता देते हैं और लोगों को इस तरह बिलीव करवाते हैं कि शायद यही सच है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्लांट्स को जिंदा कंसिडर करने के ऊपर लोग जो है ना, वो नहीं आते। ये जिंदा चीज़ें हैं और ये भी मौसम के साथ, माहौल के साथ ये चेंज होती हैं। उनके मालिक से, क्योंकि वो पौधे मर चुके हैं और मालिक को अपनी जॉब जो है ना नज़र आ रही है, जा रही है, और उसने कहा अगले बंदे के क्या कहते हैं ना, अपने थोड़ी सी गोश्त के लिए अगले की पूरी भैंस भी वो होती है, तो वो करने। भाई हॉर्टिकल्चर डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेंगे? इनिशियल सैलरी कंसिडर ना करें। आप समझिए कोई आपको पॉकेट मनी दे रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, अपने आप को प्रूव करें, एंड देन आप आगे काम करें। अब लोग लॉन्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, उन्हें पता चला है कि ये जो डेड स्ट्रक्चर है, इसकी बजाय अगर आप लिविंग एरिया के अंदर जाते हैं तो वो आपको कितना बेनिफिशियल होता है। अच्छा काये भाई, मैं हमारी बड़ी बातों पे डिस्कशन हुई है, पहले भी हम बैठते रहे, लेकिन इस बात पे कभी नहीं हुई कि जब आप जॉब में थे और जॉब से बिजनेस में आए, तो किस चीज़ ने ट्रिगर किया था? लाइक एक जॉब खत्म हुई, एक जॉब से तो फिर आगे जॉब बंदा कंटिन्यू करता है, कोई और बेहतर चीज़ें ये वो, तो लेकिन आप डायरेक्ट ही बिजनेस में आ गए थे। अच्छा, इसका ना मैं बताऊं, मेरी जो बहरिया के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर जो मेरी जॉब थी ना, उसका बड़ा मतलब बड़ा सरप्राइज था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद दुनिया जो है ना, वो बैरियर टाउन के अंदर अंदर बाहरी दुनिया में। हमें भी ऐसा लगता था। मैं आज आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि जो है ना, आपकी जॉब हो गई सही है बहरिया में, हम लोग जूनियर थे, तो ना आपको मेहरान गाड़ी भी मिली ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने बताया, मुझे नहीं पता, किसी ने बताया कि आपकी 50,000 सैलरी भी है। ये सब की बात हो रही है जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैंने कहा हम मतलब एक होता है, मैंने कहा यार बस जब जब हम भी डिग्री कर लेना, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस एक 50,000 की नौकरी चाहिए, मेहरान नहीं। हाँ, तो बाद में हम सोचते हैं कि यार वो विशेष थी ना, इंसान लालची है, हंसी है। अब उस पे सेटिस्फाई थे। नहीं, उसमें एक और भी ऐड कर दूं, मेरी 25,000 सैलरी थी, 50,000 भी नहीं थी। अच्छा। और वो मेरी जो सैलरी थी, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा इंटरव्यू चला था तो मेरे दोस्तों ने ना मुझे गाइड करके भेजा था कि इससे बेस्ट जॉब आपको नहीं मिल सकती। गाड़ी मुझे मिली, वहाँ पे मेडिकल मिला, मतलब बहुत फैसिलिटीज। और ये जाहिर बात है, ये 2000 कब की बात है? 2011 दिसंबर। 11। और उस टाइम में हमने, मतलब मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी, और मैं हर एक बंदे को ये पीक था ना, पीक था। और बैरियर टाउन टॉप टाउन प्लानर पाकिस्तान का, और उसके अंदर मेरी एज एन एचओडी जॉब हो रही है, एंड पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर से मैं सिलेक्ट होके उस टाइम जा रहा हूँ, जब तक कि अभी तक मेरी मास्टर्स की डिग्री अनाउंस नहीं हुई। फ्रेश है, फ्रेश अभी बिल्कुल ही fresh। मैंने उसके बाद छुट्टी लेके अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन दी थी, और उसके बाद मेरी डिग्री अनाउंस हुई थी, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। जो बिजनेस वाला था ना मेरे उधर, एक मैं उनका नाम भूलूंगा, ब्रिटिश सुहेल इब्रार साहब, ही वाज लाइक, वो एक ऐसे बंदे हैं ना जिनके पास अगर आप बैठे ना, वो आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें गाइड कर देंगे कि जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, लेकिन उनके जो अल्फाज होते हैं ना, वो कहते हैं ना सोने वाले अल्फाज, बिल्कुल वैसे थे। रात का टाइम था, कुछ 7-8 बज रहे थे, और मैं ऑफिस में बैठा हुआ ड्राइंग बना रहा था बहरिया के अंदर ही। तो वो वॉक करते थे, उन्होंने देखा ऑफिस की लाइट ऑन है, वो आए तो कहते हैं क्या कर रहे हैं आप ना। मैंने ऐसे बैठा था, मैंने कहा ये ड्राइंग्स वगैरह करनी है, तो ये मैं बना रहा हूँ। कौन से की कर रहे हो? मैं जो नए सेक्टर्स बनने हैं ना, उनकी ड्राइंग्स बना रहा हूँ। मुझे कहते हैं यार टाइम क्या हुआ है? मैं ऐसे 7 या 8 कुछ हो रहे हैं, तो इस तरह से। तो कहते हैं अगर आप नौकरी करते हो ना, तो नौकरी का मतलब है 5 बजे आपने अंगूठा लगाना है और घर जाना है। अगर 5 से 5:10 भी करने हैं ना, तो आपको बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज वो बिजनेस आपको रिटर्न देगा, नौकरी आपको रिटर्न नहीं देगी।
नौकरी के अंदर आपका काम है कि जो टाइम आपको कहा गया है, जो जॉब कही गई है, बस उतनी करें, उसकी सैलरी लें और चले जाएं। ये उनके वर्ड्स मुझे भी याद है एंड उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। फिर एक मेरे दोस्त भी हैं, उनका भी जिक्र कर दूं, वकास उनका नाम है, उसका भी अपना बिजनेस है और उसने भी ये कहा, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी कि आप कभी भी ज़िंदगी में देख लें, नौकरी पेशा जो बंदा होगा ना, वो अपनी रिटायरमेंट के ऊपर घर बनाएगा और जिसने बेशक एक दुकान बनाई होगी ना, वो 2-3 मकान बना चुका होता है। तो लाइक आप लोकल लेवल पे भी देखें तो जो बिजनेस है ना, उसके अंदर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। नौकरी के अंदर ना हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कम कर देते हैं, हम अपने आप को ना वो बंद किया हुआ होता है। अब जब खुलते हैं आपको पता चलता है यार इतना बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन आप सिर्फ उस जॉब की वजह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सके ना, तो फिर बंदे को एहसास होता है। मेरा वो पहला था स्टॉप, उसके ऊपर उन्होंने मुझे पुश किया, मैंने जो बहरिया में था और बहरिया से फिर मैंने ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज थी स्टार्ट में, लाइक मेरी उस टाइम सैलरी जब मैंने बैरिया को छोड़ा था तो वही 25,000 से मैं स्टार्ट हुआ था, तो मेरी तकरीबन 130 की सैलरी हो गई थी, 1,30,000 सैलरी ले रहा था, गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी थी। मैं सेटल हो जाता था इतना वेल सेटल था कि डायरेक्ट मतलब मलिक अली रियाज साहब के साथ जो भी होती थी मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ होती थी। आई वॉज फुली सेफ कि मुझे कोई मसला नहीं है, जॉब सेटल होगी, ये सब कुछ ओके हो चुका था। उस टाइम मुझे बिजनेस का ख्याल आया, मुझे बिजनेस करना, अब बिजनेस करना है तो जॉब छोड़नी है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता कि मैं एक महीने के अंदर इतने पैसे अर्न कर सकता हूँ, 1,25,30,000 रुपया, क्या मेरी अर्निंग होगी कि नहीं होगी? तो ये बड़ा उस टाइम, आजकल के दौर में लोग कहते होंगे 1,00,000 रुपये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें उस टाइम बहुत फील होता था। स्टार्टर थे हम, अलबत्ता वही हुआ। फिर हमने जब स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं आज भी मिसाल देता हूँ कि आज भी शायद मैं मेहरान पे होता, आज भी शायद मैं बहरिया टाउन में होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो इतनी ग्रोथ मेरे अंदर आई है कामों के लिहाज से भी, और जो एक्सपोजर मुझे मिला है सिर्फ बैरियर टाउन में नहीं है, मैं पाकिस्तान से बाहर भी, मतलब मैं कतर और दुबई में भी काम करके आ चुका हूँ, और सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि मुझे ये पता चला कि नहीं, मैं इस एक जगह के लिए नहीं बना हुआ, मैं बाकी जगह पे भी काम कर सकता हूँ। बिजनेस इस बंदे ने करना है, वो जस्ट, मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा। जी जी श्योर। मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट है, वैसे तो हम साथ भी थे, तो एक दफ़ा उन्होंने इसका दोबारा भी जिक्र किया था और ये कई इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि जो बंदा बिजनेस मैन है ना, अगर वो डरपोक है ना, तो वो बिजनेस ना करे। जो डरपोक नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ना, वो बिजनेस करे, क्योंकि बिजनेस के अंदर किसी टाइम भी अप एंड डाउन आपके ऊपर आ सकता है। अगर आप उस डर में रहेंगे ना कि यार कल अचानक मैं, तो फिर आप बिजनेस ना करें, फिर आप जॉब करें। अगर आप डरपोक नहीं हो और आप कहते हैं कि आपको हिम्मत करनी है, तो फिर आप आए, आप बिजनेस करें। मैंने अपने लाइफ में बहुत वो देखे, हमारी एक सैलरी हमने देनी थी, मुझे अभी भी याद है, उस टाइम मेरे स्टाफ की टोटल सैलरी 3.5-4 लाख रुपए बनती थी। एंड मेरे साथ सफ़द होते हैं, सफ़द इज़ लाइक ब्रदर टू मी, और वो सारे प्रोजेक्ट्स तो मेरे साथ शुरू से मेरे साथ है, और वो हर चीज़ वो देखता था। और मैं अभी भी याद है, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में 150 रुपया पड़ा हुआ है, एंड ईद आ चुकी है, ईद के ऊपर लड़कों को सैलरी देनी है, 4-1 लाख रुपये सैलरी है, हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं, मतलब ये 150 रुपया पड़ा हुआ है खाली। ये सर कि हम कल क्या करेंगे, कल लास्ट डे है। तो ये जो एक फियर होता है ना इंसान को, ये आपको एक दफ़ा ना बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका घर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड आपके पास पैसे कोई नहीं है, तो वो एक बड़ा एक मतलब एक नाइटमेयर है आपके लिए। बहरहाल हुआ ये कि उसी टाइम हम ड्राइव करें, मुझे अभी भी याद है, ये सेंटोरस का पुल हम क्रॉस कर रहे थे, सही है। एंड उधर से एक पेमेंट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, और इस तरीके से करते 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 हमारे अकाउंट में जिन लोगों ने वादा किया हुआ था उन्होंने पेमेंट्स भेजी। ना सिर्फ हमने सैलरी दी, हमने अपनी टीम को बोनस दिया इंतजार करने को, क्योंकि टीम भी बिल्कुल हो चुकी थी कि हाजी साहब हम ईद के ऊपर ऐसे ही जा रहे हैं। सारों को सैलरी दी, बोनस दी, और हम इतने खुश हुए कि यार ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत बचा ली, हमारे स्टाफ के सामने भी, और ये सारे के सारे ईद के ऊपर अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ये जो फियर है ना, अगर आप इसको काउंटर कर सकते हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस के अंदर ये चीज़ आपके ऊपर किसी वक्त भी आ सकती है, और अगर आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है तो फिर बिजनेस के अंदर मेरे ख्याल में आपको बहुत टफ होगा। बिजनेस कारोबार जब अपना शुरू कर लिया था आपने, तो जैसे ही आप फील्ड में आए हैं, सपोज शुरू वाले हालात चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उस वक़्त क्या चैलेंजिंग था? लाइक कोई क्लाइंट ढूँढना, क्लाइंट को हर्ट करना, ये सबसे मुश्किल लग रहा था। क्लाइंट को सैटिस्फाई करना मुश्किल था, फाइनेंशियल इश्यू थे, फाइनेंस का प्रॉब्लम था। क्या ऐसी चीज़ तो जो स्टार्ट डेज़ में तंग कर रही थी आपको? अच्छा, मेरे लकीली मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मुझे आज तक कभी उनका इशू इस तरह से नहीं आया। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन एक क्लाइंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्लाइंट मेरे पास आते रहे। जो मेन इशू रहा है वो फाइनेंशियल का रहा है। और आप एक बंदे को अगर आप ये कहने का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ जी कि मैं आपकी ये चीज़ बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आई नीड दिस कंप्लीट पेमेंट इन एडवांस, तो एडवांस के ऊपर लोग आपकी बात नहीं सुनते। नहीं सुन वो कहते हैं कि यार आप कुछ करें, दिखाएं, देन हम आपको पेमेंट कर देंगे।
फाइनेंशियल जो इश्यूज थे ना वो सबसे ज्यादा थे। फाइनेंशियल जो था ना कि क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कैपिटल नहीं था बहुत बड़ी, हम पैसे लेके नहीं कितने निकले। पैसों से बिजनेस शुरू किया था? Zero। सर हम पूछते हैं ना दो इतने। मैं आपको यूं बता दूं, मेरा जो सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था ना वो मेरा पेशावर मोड़ इंटरचेंज का था। ठीक। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप कह सकें, वो तकरीबन 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था और मैं उसका डिजाइनर कंसल्टेंट था। एनएलसी ने मुझे हायर किया हुआ था और एनएलसी ने मुझे 16 लाख रुपए के ऊपर हायर किया था। ठीक है। और उसको हमने यूं ही डिवाइड किया था कि अगर आप ये सोचें कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो ये मेरी 16 महीने की सैलरी बननी है, तो मैं 16 महीने, और उसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैं उसके अंदर कोई चीज दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजाइन कर रहा हूँ और कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। तब तो आप like वन मैन आर्मी थे या? मैं वन मैन, वन मैन। कोई स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला था। उधर से मैंने स्टार्ट किया एंड देन उधर ही से मुझे आगे स्टेप मिलते गए और मैं आगे, मैं उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने टेलीनॉर का प्रोजेक्ट किया, अगेन हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और लिंक्स अच्छे थे, दोस्त जानते थे, सारों को ये एतबार था कि जुबान के पक्के। मैंने आज भी एक बात कहता हूँ, बिजनेस के अंदर लोग उधार पे बहुत चलते हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है एक महीने जो बहुत क्लोज है उनका, अदरवाइज किसी के भी प्रोजेक्ट के अंदर मेरे बहुत सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने सबके पैसे क्लियर कर दिए। ये बिजनेस में हमें नहीं मिलता। अलबत्ता मैं ये कह सकते हैं कि जो शुरू में था हमारा, जीरो के ऊपर हमने स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स हमें मिलते थे, हम उनसे एडवांस पेमेंट लेते थे, उसके ऊपर काम मुकम्मल करके उतनी पैसों के ऊपर हम अगला बिल पुट करते थे और प्रॉफिट हमें सबसे एंड में मिलता था। हमें उसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है और आम तौर पे कभी भी आप बिजनेसमैन से पूछेंगे तो जो आखिरी बिल होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है, वो आपको लेने के लिए जो दगो करनी पड़ती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन वो हमारा प्रॉफिट होता था। मैंने उसी के ऊपर सारे काम किए। मेरे एक और बड़ा प्रोजेक्ट था, ये सेंटोरस के नीचे हमने डांसिंग फाउंटेन बनाया था। उसके अंदर भी हमने सेंटोरस को ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें पेमेंट एडवांस में करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा इदारा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन उन्होंने की। आज भी वो प्रोजेक्ट खड़ा है और वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे जो मेन है डांसिंग फाउंटेन जो उनके नीचे पूरा बना हुआ है वो मेन था। लेकिन अब मेरी अब आप जो पूछ रहे थे ना कि हमने इसको आगे कैसे करते थे, सेंटोरस का हमें वो प्रोजेक्ट मिला, हमने वो किया, उसकी बेस के ऊपर हमें इनकी सोसाइटी का प्रोजेक्ट्स मिले, उसी की बेस के ऊपर हमें उनका पेंट हाउस मिला, उनके फार्म हाउसेज मिले, उनके घर मिले और लाइक हम 3 साल तक सिर्फ सेंटोरस ही नहीं निकल पाए। सेंटोरस वालों ने हमें इतने प्रोजेक्ट्स दिए और वो हम कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक करते गए और वो जब डिलीवर होता था उनका ट्रस्ट और बिल्ड होता था। यासिर साहब जो है वो माशाल्लाह अभी भी उनके साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं और वो कोई भी चीज़ होती है वो बुलाते हैं। और हमारी यहाँ सोसाइटी में ना सबसे बड़ा मसला ये कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना वो डिलीवर नहीं करते, वो आपको किसी न किसी जगह फंसा के चले जाते हैं, खास करके लैंडस्केपिंग वाले। वो क्या होगा, सीजन आएगा, चीजें मर जाएंगी, कहेंगे जी हमने तो आपको लगा के दे दी थी, आप जाने आपके काम जाने, लेकिन उनको बताएंगे नहीं कि ये पौधा सर्दी में मरने वाला है, इसको आपने कवर करना है, इसको आपने प्रोटेक्ट करना है। उनका काम होता है कि अपना काम करे और यहाँ से निकल जाए और पैसे लें और उसको खत्म कर दें। ये चीज बड़ा लोगों का भी ड्राइव होता है, ट्रस्ट फिर बिल्ड नहीं हो पाता हमारी फील्ड के ऊपर। लेकिन जिनके साथ हमने काम किया, मैंने काम किया, उनका ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से वो पेमेंट भी सारी एडवांस आ जाती थी और काम भी उनका अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे आदत है, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, मैं कहीं से भी गुजर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ होंगे ना, मैं बताऊंगा मसूद भाई ये आपको पता ही मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं बताता भी हूँ और उनको जाके देखता भी हूँ कि इसके अंदर गलती क्या हुई है, मसला क्या, और कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लाइंट था उसको कॉल करूँगी इस चीज़ को ऐसे कर ले ये और ख़राब ना हो, ताकि वो हमारा प्रोजेक्ट आगे 10-20 साल में और ग्रोथ करके और खूबसूरत नजर आए। ये ना होना कि हम कह सकें कि बिल्कुल ही एक चीज़ ही वो गायब हो गई अपनी जगह से, फिर हमारी क्या उसके अंदर रहेगी, हमारी तो इन्वॉल्वमेंट यही होती है मेन। मेरा ना टर्निंग पॉइंट अगर आप मुझसे पूछे ना कि भाई क्या मतलब बिजनेस में लैंडस्केप वाले में ना, मैंने क्या किया कि जब थोड़ा मेरा बिजनेस चला ना तो मैंने क्लाइंट्स को कहा कि भाई जो चीज़ मरेगी ना वो रिप्लेस होगी, बस दैट्स इट है, मतलब सिंपल फार्मूला है। उससे एक तो मैंने अपनी थोड़ी सी जान छुड़वानी थी कि वो जो क्लाइंट 2 महीने नहीं कहता रहता है इसके पत्ते येलो हो गए इसका ये होगा, मैंने कहा भाई सिंपल है, मरेगी तो मेरी है। ठीक है? उसमें तो बहुत से हमें वो जाहिर बात है मार्केट से भी फिर आता है और उनका मलिक साहब तुसी केड़े कम लगे हो ना, मतलब आपने ये क्या कह रही है जानदार चीज की कोई वारंटी नहीं होती, ये जानदार है ये मर जाएगा। मैंने कहा देखो तुम भी लैंडस्केप बिजनेस से हो, पौधों के बिजनेस में, हमें पता होता है कौन सा पौधा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा, लेकिन उस पे इस पे आप वारंटी दो उसकी। वो मेरी भी कई जगह पे ना ये वारंटी में देता रहा। मुझे एक क्लाइंट का इसी ऊपर याद आ गया कि हमने उनका काम किया एंड उनकी आपको पता है टेरेस गार्डन के अंदर ना जो चीजें होती है पॉट्स के अंदर थोड़ी ज्यादा अनसर्टन होती है, तो हमने उसके अंदर फाइकस लगाई, बड़ी कॉमन इजी सर्वाइव करने वाली। 1.5 साल के बाद वो पौधा मर गया। अच्छा 1.5 साल के बाद अब मैं उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपने कहा था जी कि ये पौधा मरा तो आपका, तो हमने लिखा रही उसकी नीचे लाइन में ये थी 8 महीने हाँ 1 मंथ हमने लिखा, चलो 1 मंथ तो 1 महीने तक का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप देखें ना ये अब आप गलत बात कर रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, F11 उनका घर में चला गया, मैंने कहा यार क्या हुआ, उन्होंने जी प्लांट मर गया।
वो बार उसको गौर से देखने के बाद हमें ये समझ आया कि वो जो अंदर केमिकल्स थे ना सारे के सारे, वो उस पॉट के, ये भी एक बड़ा हमारी पॉट्स जो होते हैं ना पौधों के, ये डस्टबिन का काम बहुत अच्छा करते हैं। आम स्टाफ जो होता है ना, जो गन मिलेगा ना वो उठा के पॉट्स में डाल देते हैं। तो मुझे ये कॉर्पोरेट में तो ज्यादातर सिगरेट जो है सिगरेट्स भी एग्जैक्टली वो डालते रहे, उसकी वजह से वो पॉइजनिंग हुई है उसकी रूट्स में और वो फाइकस मर गया। फिर हमने उनको नया प्लांट फिर भी मैंने 1.5 साल के बाद दिया और मैंने कहा सर ये इसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये हम आपको ओपनली बताइए, जो मर गया आपका अब हमारी नहीं। और रीजन क्या है कि हम उनको एक्सप्लेन तो कर देते हैं, इवन लिख के भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि अब उनके लिए हमें करना पड़ता है कि चलें क्लाइंट नाराज ना हो, क्योंकि वो एक पूरी की पूरी हमारी मार्केटिंग चला रहा है। वो आगे हर बंदे को बताता है जी कि ये इनके साथ काम किया था, इतना अच्छा हुआ है, इनके साथ काम किया था और इतना बुरा हुआ है। तो वो फिर आपकी वही चीज़ आगे से आगे चलती जाती भाई ये एक ऐसा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये एक सोसाइटी यहाँ पे ना, तो लैंडस्केप समझाना लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है ना, कि मतलब आप क्या करते हैं। आप किसी को कहे जी मेरी लैंडस्केपिंग फर्म है, तो वो कहेगा भाई क्या करती है ना लैंडस्केपिंग फर्म, तो फिर आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो उसको समझाना पड़ता है। तो ऐसी सोसाइटी में जो है वो कभी आपको ख्याल आया है कि यार लैंडस्केप के अलावा कोई बिजनेस कर लिया जाए? है। नहीं, ये वाकई फैक्ट है। इवन हम स्टार्ट करते होते हैं जी कि आप क्या करते हैं, हम कहते हैं हम हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। मतलब बंदा कहते हैं ये क्या होता है, ये तो हम लैंडस्केपिंग करते हैं। अब दूसरा सवाल कभी कभी आ जाता है ये भी क्या होती है, हम कहते हैं यार ये जो पार्क वगैरह बनते हैं ना, हम ये आपके सारे पार्क और ये जो है ना प्लांटेशन वाला काम जो है ना, ये हम करते होते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने वो एक बात वो हमारे एक दोस्त हैं भविश, हाँ जी, वो अपने कार्ड पे लिखते हैं कि पढ़ा लिखा माली ना। तो मैंने कहा बाज़ औक़ात पाकिस्तान में आपको एक्सप्लेनेशन देते देते जो है ना बिल्कुल आपका और क्लाइंट आपका कभी कभी आपका ना, आपका सर्वे करने में इतना टाइम गुजार देते हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म होना होता है, 2-3 महीने आप बताते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये है फैक्ट है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है बिजनेस के अंदर जो है ना, जो बेस्ट एडवाइस है कि काम वो करें जो आपको आता है। जो दूसरा नहीं आता, आप देखेंगे एक बंदा मकान बना रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप चले जाएंगे बनाने, आप लॉस करेंगे। इट्स नॉट, बिजनेस के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सदा ही प्रॉफिट है, सदा ही आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। उसमें लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। असल में ना मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, मैंने कहा पाकिस्तान में 80% बिजनेस इसलिए फेल होता है कि आप दूसरे का देख के शुरू हाँ, करते हैं ना। एग्जैक्टली। मतलब कि हम सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब देखते हैं यार दूसरा बंदा है, उसने जो है वो घर भी बना ली है, फॉर्च्यूनर भी ले ली है, 2-4 में मतलब यहाँ उसके बच्चे भी पढ़ा रहा है, ये चीज़ें। हम कहते हैं इस फील्ड में तो बड़ा पैसा। बहुत पैसा। सपोज सोलर की एग्जांपल दे दूँ ना, हाँ जी, हाँ तो जी। लोगों ने कहा भाई सोलर में तो लुट है, सोलर में बहुत पैसा है ना। तो जो फिर वो गए वहाँ से फेल। इसी तरह दूर से देखते हैं ना, तो मुझसे अक्सर देख भी रहे हैं वीडियो सारे लोग, मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं, कह रहे यार कितना प्रॉफिट है ना तुम्हारे बिजनेस में, कितना पैसा है? तो मैंने कहा बहुत बहुत पैसा है भैया इस बार। मैंने कहा एक बार आओगे ना अब फिर पता चलेगा। फिर पता चले। क्योंकि देखिए अभी मैं बताऊं, हमारे काम में, लैंडस्केपिंग के काम के अंदर मार खा खा के हमें समझ आती है कि ये वाली गलती की थी, इतने पैसों का नुकसान हुआ। अब हम सीखते जा रहे हैं, उसके अंदर हमारी लर्निंग बढ़ती जा रही है। नया बंदा आएगा ना, उसको नहीं पता सर्दियों की आ रही है फॉर एग्जाम्पल, आम बंदा आएगा सर्दियों में ट्रक मंगवा लेगा, यहाँ पहुंचेगा, सारा मरा हुआ होगा। अब उसको नहीं पता कि यार ये प्लांट सर्दी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, हमें पता है, हम उसके ऊपर गाइड करते हैं। दूसरा, अब जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैक्सिमम चीजें चाहिए होती है, तो आप उनके साथ भी ऐसी कमिटमेंट हम नहीं करते कि हमें पता होता है कि ये फॉल जाएगी, कल आ जाएगी हमारे ऊपर कि भाई आपने ये कैसे कमिट किया था, ये तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम वही कमिट करते हैं जो कि पॉसिबल होता है। जब कोई नया बंदा आएगा, खास करके लैंडस्केपिंग की फील्ड के ऊपर मैं बताऊं, हमारा इस प्रोफेशन के अंदर जिन लोगों ने हमें खराब किया हुआ है ना, वो कुछ पुराने माली हैं, उनके कुछ अपने टोटके हैं, कुछ अपनी सोच है, वो उसके ऊपर बता देते हैं और लोगों को इस तरह बिलीव करवाते हैं कि शायद यही सच है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम फिर उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सर दिस इज नॉट अ प्रोसेस, अगर आपने प्रोफेशनल को हायर किया है तो उसकी अंदर ये चीज़ आपने ऐसे ही करनी है। तो वो माली एक चीज़ पे एक तजर्बा करेगा और वो समझेगा कि शायद सारे पौधों के ऊपर यही चीज़ आ जाती है। मैंने एक दफ़ा एग्जाम्पल देता हूँ, हम बात कर रहे थे कि जो गुआवा होता है, अमरूद के जो होते हैं, उसकी जो न्यू शूट्स होती है ना, उसके ऊपर फ्रूट्स आता है आपका, तो उसको आपने ट्रिम नहीं करना। तो पुरानी शूट्स होती है, उसको ट्रिम करके इसकी शेप दो ताकि आगे चला जाए। उसने जाके आड़ू सबकी काट दी। मैं कहा उसकी तो 2 साल वाली शूट पे आता है, उसकी क्यों काट दी आपने? अब वो एक फार्मूला फ्रूट ट्री का बताएंगे ना, वो सारों पे लगा देगा। तो वो क्या करता है कि ये सारी चीज़ों को शायद ऐसे ही होना, ऐसा नहीं होता। हम लोग अगर इतना पढ़ के उतना मतलब फील्ड के अंदर ख्वार हो रहे हो, तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि हमें कुछ चीज़ों का पता है, वो बाकी लोगों को नहीं पता। तो आप हमसे मशवरा ले लें, बजाय इसी के आप फिर कुछ नुकसान कर लें, फिर आप हमसे मशवरा वापस आके ले लें, एक ही बात। पहले मुझे एक बात याद है, हम एक फार्म हाउस पे गए ना, तो वो कह रहे कि हम ना हर 3 महीने के बाद ना स्प्रे करते हैं। एक तो हमने ना उनकी जान बहुत छुड़वाई। मैंने कहा यार स्प्रे करते हो,
3 महीने अच्छा वो पहले तो सबसे पहले क्लाइंट को खुदा का कहा कि कराटे तो मेरा ख्याल अब कंपनी नहीं बनाना स्टॉप कर रही है बिल्कुल और फिर वो पॉलीट्रीन सी आ गई उसके पीछे पड़ ऐसे गए ठीक है वो क्योंकि माली को तो अब कितने नाम तो याद रहने हैं 2 या 3 रह जाएंगे ऐसे ही है। उसमें वो जनाब वो आ गया और फिर उन्होंने लेकिन उन्होंने एक अब रूल बनाया हुआ कि हर 3 महीने के बाद स्प्रे करना है अब उसको चाहिए नहीं चाहिए ये तो कोई मतलब उसको तो डायग्नोज ही नहीं कर रहा ना कि भाई स्प्रे चाहिए भी है कि हम की जा रहे हैं मैंने कहा इससे कम स्प्रे वाला ना आपको मंडी से फ्रूट मिल जाएगा आप घर से काट रहे हैं ठीक है इधर से ले लें आप ऑर्नामेंटल लगाएं पूल शूल एंजॉय करें आप किन फ्रूट ऑर्गेनिक फ्रूट के चक्करों में पड़े हुए हैं जहाँ आपने फिर वो दूसरा जो प्योर ऑर्गेनिक के ऊपर है वो काम भी नहीं कर रहा। मैंने देखा है ना लोग कह रहे होते हैं लेकिन अपने घर के अंदर वो उसको ऑर्गेनिक को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जो कर रहे हैं अभी हमने एक नया मैं फार्म हाउस कर रहा हूँ इधर नेवल में, उसको उन्होंने कहा जी हमने पर्मा कल्चर पे बनवाना है। जब उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा जी कि हमने पर्मा कल्चर पे बनवाना है, तो एक मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैंने कहा ये हम मेरे काम की चीज़ है। अब पर्मा कल्चर में ये है कि हमने पूरा फार्म हाउस लॉकडाउन कर दिए, अंदर आपका जितनी चीज़ें सब्जियाँ, फ्रूट्स, मुर्गियाँ एवरीथिंग अंदर मौजूद है और आप उसके अंदर सर्वाइव ईज़िली कर सकते हैं। सारी की सारी जो आप उनको फिर सर्कुलेट करना पड़ता है, लाइक इसकी जो वेस्ट होगी वो उसका फूड होगा, देन उनको हम सर्कुलेट करके कंपोस्ट भी उधर ही बनाएँगे, ठीक है? और जो एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल जो चारा वगैरह होगा तो वो भी हमने उधर ही प्रोड्यूस करना है एंड देन उनको सर्कल करते जाना है। अब वो अभी तक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक इट्स बीन 3 इयर्स, तो मैं उसको देख रहा हूँ। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और इस तरह के जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो बड़े रिसर्च वाले होते हैं, वो बड़े हौसले वगैरह सुनते हैं, समझते हैं कि यार वाकई में इसमें टाइम लगता है। काजी भाई लैंडस्केप जो है ना उस पे अक्सर इल्ज़ाम लगा करता है जो लैंडस्केप करने वाले हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये प्लांट्स लेते हैं अपना कमीशन रखते हैं और हमें दे देते हैं सही है क्यों ना हम नर्सरीज से जो है वो डायरेक्ट ले लें वो आप इसको कैसे डिफेंड करें नहीं ऐसा असल में उसकी कुछ लिहाज से वो अपने ठीक भी सोच रहे होते हैं, कुछ लोग करते भी होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि अब जब जाएँगे ना हम जब मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की है, उसके अंदर मैंने एक पौधे को देखा भी तो मैं उसकी हेल्थ वो सारी मेरे ज़हन के अंदर वो बनी हुई है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली वो प्लांट चाहिए। उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आप खुद डायरेक्ट जाके नर्सरी से लेते हैं ना तो नर्सरी वाला आगे आपको बड़ा इजीली जो है ना उसमें ट्रिक कर सकता है। एक ही चीज़ के 4 प्लांट दिखाए आप जज नहीं कर सकते कि इसमें क्या फ़र्क है। अब मैं एग्जांपल यूँ दे देता हूँ, एक पौधा पॉट में लगा हुआ है, एक पौधा ज़मीन में लगा हुआ है। इस मौसम में आप ज़मीन में लगा हुआ निकाल के लाएँगे, लगाएँगे वो मर जाएगा। पॉट वाला जो होगा वो कन्फर्म सर्वाइव करता है, बट पॉट वाला हेल्दी नहीं होगा क्योंकि उसके पास रूट मीडिया बहुत छोटा है, लेकिन ज़मीन वाले के पास फूड बहुत ज़्यादा था तो वो बहुत हेल्दी बना हुआ होता है। तो आम बंदा जाके पहले क्या करेगा, वो कहेगा ये हेल्दी वाला है, मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो मेरी ये है कि जो लोग जाके डायरेक्ट नर्सरी से लेते हैं ना, वो ये समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। उनको लॉस और उसके क्या होता है, वो एक काम फिर 2 दफ़ा होता है, 1 दफ़ा नहीं होता। आप पहले लाएँगे, मारेंगे, फिर आप मुझसे मशवरा करेंगे, फिर मैं प्लांट्स लूँगा, फिर मैं लगाऊँगा और सेम चीज़ चल जाएगी और आप कहेंगे यार उसके हाथ की लगी हुई चल गई, हमारे हाथ की लगी हुई मर गई है। आप लैंडस्केप इंडस्ट्री में जो नर्सरीज वाले हैं उनको अपना कंपटीटर समझते हैं नहीं, नॉट एट ऑल। मेरा ये भी एक बार बता दूँ, एक दोस्त का मशवरा था कि आपने नर्सरी नहीं बनाना। अब मैंने कहा जी नर्सरी क्यों नहीं बनानी? तो जिस टाइम आप बड़ा नेक दोस्त था आपका जिसके लिए भाई अच्छा मशवरा ये मशवरा दिया मशवरा अच्छा है क्योंकि नर्सरी जब आप बनाओगे, नर्सरी वाले आपके कंपटीशन में आ जाएँगे और वो फिर अब आप कंपटीशन में होगे ना तो आप उन्हें फ़ोन करोगे ना लाइक आई नीड 100 ऑफ फाइकस प्लांट्स, वो कहेगा यार आप पैसे भिजवा देते देवे को। यही जब आप बिज़नेस में हैं और अभी कोई नर्सरी नहीं है, आप 10 नर्सरी वालों को कॉल करके लाखों का मटीरियल उठा लो, वो कहेंगे जी खैर है जब इनके पास पैसे आएँगे वो दे देंगे। तो मैंने नर्सरी के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने ना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, ना मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। जितने दोस्त अहबाब हैं, हम उनसे लेते हैं। जो चीज़ चाहिए होती है मिल जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से कम ही रेट्स पे मिलती है। हम उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, आपको भी पता है, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें रेट्स का कन्फर्म पता होता है कि क्या चीज़ किस रेट के ऊपर है। बस हम उसकी आजकल एक ट्रेंड चला है काशिफ भाई के हर बंदे को ये लगता है कि भाई मुझे पता है कि घास गुजरांवाला से आता है हाँ, हाँ। मुझे पता है प्लांट्स पतोकी से आते हैं ये लोग भी वहीं से लाते हैं तो क्यों ना मैं डायरेक्ट जाकर लेकर आऊँ तो बहुत केसेस भी हुई हैं हमें तो और ज़्यादा बेहतर पता है लेकिन लोग जाते हैं डायरेक्ट पतोकी से जो है वो पौधा जो है वो लेकर आ जाते हैं लगा लेते हैं ग्रास जो है और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई पतोकी कौन जाए यहाँ से परचेजिंग कर लेते हैं अब दोनों प्लांट्स में डिफरेंस है एक पतोकी का प्लांट्स है एक इस्लामाबाद का प्लांट्स है तो इसके बारे में ये जो लोग हैं अच्छा, क्यों अगर आपका प्रोजेक्ट होता है ना बहुत बड़ा, लेकिन हम पूरा टाउन डेवलप कर रहे हैं, कोई
बहुत बड़े लेवल का पार्क डेवलप हो रहा है, फिर तो आप पतोकी को कंसिडर करते होते हैं कि चलिए जी वहाँ से चीज़ आनी है। लेकिन ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनके ऊपर आपको उसकी टोटल कॉस्ट को जो है ना वो देखना पड़ता है, उसकी लोडिंग कॉस्ट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर यहाँ पे लाने के बाद उसमें जो प्लांट्स मर जाएंगे उनकी कॉस्ट आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद से अगर आप ले रहे हैं तो इस्लामाबाद में आपको सस्ता पड़ रहा है। होता क्या है कि लोगों की ये परसेप्शन है कि शायद वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे प्लांट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जो प्लांट इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है उसको आप लगाते हैं, वो ऑलरेडी इस मौसम के अंदर एक्लेमेटाइज हो चुका है, अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। जब हमारे प्लांट्स आते हैं आपको पता है जो ट्रक के बाहर होगा ऊपर की तरफ निकला होगा, जब उसको ठंडी हवा ऊपर से लगनी है ना, सर्दियों में अगर आ रहा है ऊपर से सारा मर जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ये नहीं समझते, लोग समझते हैं कि उन्होंने प्लांट गलत भिजवा दिया। मौसम भी देखना होता है, फिर उधर के प्लांट्स किस कंडीशन से आ रहे हैं ये भी देखना होता है। तो इस तरीके से फिर हो सकता है प्लांट्स 10 साल से जिस स्पॉट में पड़ा था उसी में भी यहाँ तो ये हिलाते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे। इस्लामाबाद के अंदर आपको ज्यादा फायदे होते हैं। और मैंने ये देखा कि ये वाले, और दूसरी बात है यहाँ पे भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यहाँ का प्रोड्यूस हुआ प्लांट होगा वो किराए की वजह से आपको सस्ता पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू, तो आप यहाँ से परचेज करें। डिपेंड ये करता है कि कितनी ये क्वांटिटी आपने लेनी है। मैंने मतलब जब मैंने टाउन्स के ऊपर काम करना था या बड़े पार्क्स पे काम करना होता है और ट्रीज के ऊपर ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं पतोकी से मंगवा लेता हूँ, और ये ज़हन में रखता हूँ कि 10 से 15% प्लांट मर जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, हत्ता कि बीइंग अ हॉर्टिकल्चरिस्ट हम जाके चीज़ों को बड़ा अच्छा जज भी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन स्टिल ये एक 10% या 15% वाला फार्मूला कंफर्म होता है पतोकी के प्लांट्स के ऊपर। इस्लामाबाद में मर गया तो उसे कहेंगे यार एक और दे दो, वो आपको वापस रिकवर भी कर देगा, दूसरा भी दे देगा कि चलें जी ये शायद सही प्लांट नहीं था तो चलें हम आपको दूसरा दे देते हैं, लेकिन उधर से आप नहीं करवा सकते, वो फिर आपको उतने ही और लॉस बन जाने सारा के सारा। आट्रो बाट्रो एक प्लांट है हाँ। और रिसेंटली ना सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई ना मुझे क्लाइंट रील भेज रहा है, कह रहा है यार तुमने ये मेरे लॉन में नहीं लगाया, ठीक है ये कोई नया प्लांट आया है ना, बकौल क्लाइंट के ये बहुत नया प्लांट आया और इसकी 8 एकड़ तक जो है ना वो खुशबू होती है ठीक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सारे इस तरह की मैं आपको बताऊँ इस तरह की जो है ना जो मिथ्स है ना वो उनके ऊपर हमें रोज ही एक न एक ना नई कहानी नई चीज आती है। अब मैंने कभी कभी तो मेरा क्लाइंट इतना मतलब स्ट्रांगली कह रहा होता है ना कि हम डर जाते हैं यार इसको मैं कहूँगा ये कहेगा इनको पता नहीं है। ऐसी रियलिटी और इन चीज़ों के ऊपर आके ना उन लोगों को जो मिसगाइड करने वाला काम है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो अच्छा इसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया का भी काम है, उसके अंदर भी नए नए डॉक्टर्स आते हैं, वो नई नई रेसिपी शेयर कर देते हैं, आधी हम उसको ट्राई करने में लग जाती है कि ये शायद ये ऐसे ही होगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक थे, उन्होंने इंडोर प्लांट्स में, मेरा अपना क्योंकि थीसिस इंडोर प्लांट्स के ऊपर था तो मुझे उनकी नॉलेज ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ इंडोर प्लांट्स मंगवाए अपने तौर पे, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये इंडोर नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा अच्छा इंडोर है, मैंने फलानी रील देखी थी और उसमें से निकाले हैं, हमें यही वाला अंदर चाहिए। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये अगर आप बहुत सर्वाइव करवाना चाहते हैं विंडो के साथ रखेंगे क्योंकि इसको सनलाइट इतनी चाहिए कि ये वहाँ पे सर्वाइव करेगा, जैसे ही आप डार्क में शिफ्ट करेंगे ये प्लांट आपका मर जाएगा। लेकिन वो नहीं फिर सुन रहे होते, और ये खाली रील्स और जो दूसरों के मशवरे हैं बल्कि वो भी मैंने आपसे एक शेयर करना था कि हमारे एक आपको भी पता है कि प्लांट्स आते हैं उनके नीचे बैग्स वगैरह फॉर एग्जाम्पल लगे हुए होते हैं। मेरी एक क्लाइंट का मुझे आया जी कि ये देखें कि 2 साल के बाद प्लांट में लगा जी कि हमारा प्लांट मर गया है क्योंकि ये बैग में लगा हुआ था, इस मतलब कि बोरी में नॉट मतलब क्या आपने रूट डिस्टर्ब ना हो इसलिए उतारी नहीं पा रही या किस तरह लगा स्टोर करें उन दिनों में लगाने के लिए अच्छा था, और उसकी रूट्स आपको पता है निकल जाती है रूट जमीन के अंदर। अब उनके मालिक से क्योंकि वो पौधे मर चुके हैं और मालिक को अपनी जॉब जो है ना नजर आ रहा है कि जा रही है, और उसने कहा अगले बंदे के वो क्या कहते हैं ना अपने थोड़ी सी गोश्त के लिए अगले की पूरी भैंस भी वो होती है तो वो करने, तो उसने कह दिया कि ये जिन्होंने लगाया था उन्होंने गर्ज लगाया था। अब मुझे उनका मैसेज आया तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत सारे प्लांट्स में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये चेक करेंगे प्लांट को पानी कितना अच्छा लगता रहा है, बड़ी बेसिक चीज़ है, पानी लगाने का सबको पता होता है कि पानी भी लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, क्या आपने इसको कोई खाद लगाई है कि नहीं लगाई, या इसको कोई चीज़ डैमेज कर गई क्या हुआ, आप उन चीज़ों पे देखिए। इस चीज़ की वजह से प्लांट मर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी आप हमें तो सारे यही कह रहे हैं कि जो पॉट में होगा तो वो प्लांट मर जाता है। मैंने कहा अगर प्लांट्स पॉट में होने की वजह से मर सके ना तो नर्सरियों के ऊपर कोई पौधा जिंदा ही ना हो, क्योंकि उधर तो 10-10 साल पुराने भी पौधे पड़े, आपको पता होगा जाते हैं हम और उनके पीछे बड़े बड़े स्टॉक पड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सेफ होते हैं, उनको जैसे आप पानी लगाते हैं खाद लगाते हैं और वो सर्वाइव करते रहते हैं। अब घर के अंदर क्योंकि वो माली जो उसने अपने आप को सेव करना है, उसने आगे मिस गाइड कर देना है कि जी शायद ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से ना आपका प्लांट जो है वो मर गया, ताकि वो मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाए एंड उसकी जॉब सेव हो सके। और मालियों का मैंने ये देखा है, ट्रेन माली आपको या प्रोफेशनल माली वो नहीं मिलता, हमारे वो नहीं है। हर बंदा जिसने वो एक कहीं उठाई है ना मजदूर ने, उसने कहा जी मैं माली। माली अदरवाइज माली एक बड़ी टेक्निकल जॉब है। जो माली होता है उसको
एक जो प्लांट है उसका फेस तक नहीं पता होगा आम बंदे को कि प्लांट का भी एक फेस होता है। जब आप प्लांट को रखते हैं तो उसको रोटेट करके फेस करते हैं, आम बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता होता, लेकिन माली को पता होता है, उसको पता होता है कि इस प्लांट की भी एक फेस होता है। और वो माली दरअसल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स और वो चीज़ें भी नहीं है, तो बहुत रेयर हैं। और जब बताया जाता है क्लाइंट को कि सर ये है गार्डनर, ये 60,000 रुपये पे आपके पास आ जाएगा, तो वो कहेगा सर माली 60,000 रुपये नहीं थी। और ये भी उसकी मेहरबानी होती है जो 60 पे आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो वो 4-5 फार्म हाउसेस प्राइवेट पकड़ लेगा और वो लाख रुपए से ऊपर कमा लेगा। तो वो माली जो है ना, जो एक्सपर्ट माली है ना, आई थिंक वो इससे ज़्यादा डिजर्व करे, जो जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारा जो कंपैरिजन चलता है ना अगेन मार्केट का, जो लोग सैलरी को कंपेयर करेंगे वो करेंगे मजदूर के साथ जिसने आगे खड़ा मारना है, जबकि माली एक टेक्निकल बंदा है। वो ये नहीं है कि जिसको आप किसी को भी उठा हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल और उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी। आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी भी और बड़े इंस्टीट्यूट प्रॉपर गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। माली आते हैं, उसके अंदर ट्रेनिंग्स लेके जाते हैं, सीखते हैं, उसके अंदर नई नई चीज़ें करते हैं। लेकिन जो आम बंदा होता है वो समझता है कि शायद माली जनरल से बस रोड से उठाएं, उसको कहें यार ये काम करो और वो कर देगा। ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो है ना, ये प्लांट्स की एक जुबान होती है। प्लांट्स आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। माली हम उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, वो हमें बता देते हैं कि जी मुझे पानी ज़्यादा लग गया, मुझे पानी कम लगा, या मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, या मेरे ऊपर फंगल अटैक आया हुआ है, तो मेरे लिए कोई मेडिसिन जो है वो स्प्रे की जाए। आम बंदे को यही लगता है कि बस पौधा या तो पीला हो गया तो बिल्कुल मर गया। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करूँ, एक वक्त में ऐसा भी हुआ कि आपको पता है सर्दियों में जो डिसीडस प्लांट्स होते हैं वो लीफ शेड कर देते हैं, और मुझे क्लाइंट्स की तरफ से कॉल आई कि आपको पौधा मर गया। एंड आई वाज वरीड कि इतने बड़े दरख्त कैसे मर सकते हैं। वो बाद में पता चला उन्होंने पत्ते गिराए हुए थे, और मैंने उन्हें कहा जी हौसला रखें, ये स्प्रिंग दोबारा आ जाएंगे। तो अब ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती है, और वो अगेन उनको कुछ समझाना एक अलग चीज़ है। और माली अगर वहाँ पे मौजूद होगा तो वो वैसे ही बता देगा जी कि बिल्कुल ठीक है, पौधा बिल्कुल जिंदा है, लेकिन ये अभी मार्च आएगा तो मार्च के अंदर अगेन प्रॉपर फ्लावरिंग भी करेगा और ट्री भी बनेगा, and वो चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, लोग कहते हैं कि जब हम नर्सरी से पौधा लेते हैं तो बड़ा फ्रेश होता है, जैसे ही हम घर आते हैं तो कुछ अरसे के बाद जो है ना वो मर जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। नर्सरी के अंदर एक तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। एक अगेन वही एक्सपर्ट माली वहाँ पे मौजूद है। उसके ऊपर ग्रीन शेड लगा हुआ है, प्रॉपर पानी लग रहा है, ना उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ना उसको टेम्परेचर के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइट के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। आप अचानक उसको लेके एक डिफरेंट जगह पे लाएँगे तो वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। दूसरी बात ये होती है कि जो नर्सरी वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको जब आप शिफ्ट करते हैं ना, आमतौर पे ये मैं कहता होता हूँ कि जब आप जिस जगह से पौधा दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने के अंदर उसने अपने सिम्टम्स शो करने हैं। वो कोई एक पत्ता पीला करेगा, कोई एक टिप्स ब्राउन कर देगा, तो बताएगा जी कि मैं अभी डिफरेंट जगह आ गया हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। अगर आपको ये और ये बहुत सारे प्लांट्स में होता है, अगर आप ये करते हैं ना कि आप लाएं और वो बिल्कुल फ्रेश ही रहे, ऐसा नहीं होता। ये जिंदा चीज़ है। आप एक एनिमल भी घर में लाएंगे ना तो उसके अंदर उसके कभी बाल खराब होंगे, कभी बाल ठीक होंगे, कभी उसको शॉवर की जरूरत होगी, कभी उसको खाना चाहिए होगा। प्लांट्स को जिंदा कंसीडर करने के ऊपर लोग जो है ना वो नहीं आते। ये जिंदा चीजें हैं, और ये भी मौसम के साथ, माहौल के साथ ये चेंज होती हैं। आप इनको भी प्रॉपर टाइम दें। जिस तरीके से लोग पेट्स रखते हैं और पेट्स को देते हैं, तो सेम आप इसके साथ टाइम दें, तो यकीनन ये भी आपके साथ बातचीत भी करेंगे और ये फ्रेश भी रहेंगे। इंडोर प्लांट्स अक्सर लोगों के ना मर जाते हैं, और उन्हें यही शिकवा होता है कि यार मैं तो, तुम्हारे इंडोर कैसे चल रहे हैं, मैं तो जितने भी इंडोर लाए हैं वो तो मर गए हैं। तो उसके पीछे क्या वजह होती अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर बड़ा ऑब्जर्व किया। मेरे क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मेरे जो स्टाफ है वो इंडोर प्लांट्स को बड़ा देख रहा होता है। इंडोर प्लांट्स के मरने की सबसे एक रीज़न जो निकल रही थी ना, वो ये निकल रही थी कि जो क्लाइंट है उसको ये लगता है कि इंडोर प्लांट को भी डेली पानी लगाना है। अब एक प्लांट जो कि बाहर लगा हुआ है वो प्रॉपर फीड ले रहा है, उसको पानी चले लगाया जाता है। जब अंदर आ चुका है, इंडोर एनवायरनमेंट में आ चुका है, अब उसकी पानी की रिक्वायरमेंट वो नहीं है। अच्छा, ये हमारी एक बेसिक याद रखिएगा कि जब भी पौधे को ड्राउट के ज़रिए ना, यानी कि आपने उसको पानी नहीं दे रहे, वो देर से मरेगा। पानी ज़्यादा लगा दें वो जल्दी मर जाएगा। उसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल उसमें सर्वाइव नहीं करती, तो वो मर जाता है। एक तो ये मेन रीज़न होती है। दूसरा, हर इंडोर प्लांट की अपनी लाइट रिक्वायरमेंट है। सेंसेवेरिया रखिए, आप डार्क में रख दें, कोई इशू नहीं है, वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा। लेकिन उसके बावजूद उसको उसके एक टाइम के बाद आपको, अच्छा दूसरा ये भी सनलाइट का, जब हम कहते हैं अब आप ये लगाएंगे तो सारे लोग क्या करेंगे, अंदर से उठा के ना बाहर रीते रख देंगे, उससे भी प्लांट मर जाता है। अब वो बिल्कुल डार्क में है, आप उसको पोर्स में रखेंगे जिसमें इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जैसे ही आप उसको डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर भी लेके जाएंगे तो प्लांट ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देना। तो हमारा ये होता है कि हर प्लांट को अगेन वो ये कि केयर के साथ रखना है। अगर वो डार्क वाला है तो उसको डार्क में होना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट सनलाइट चाहता है तो डायरेक्ट सनलाइट में होगा। अगर इनडायरेक्ट सनलाइट में सर्वाइव कर सकते हैं तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट में होगा।
और अगेन उसकी जो मेंटेनेंस है, मतलब एक प्लांट आप बेशक ज़्यादा ना रखिए, एक ही स्पीशी रखें और उसकी नॉलेज हो आपके पास कि यार ये इस जगह पे सर्वाइव करता है, एंड देन उसको उसके हिसाब से मूव करें। और लेट्स सपोज ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आपको वीकली बाहर मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम केन पाम वैसे तो बहुत अच्छा अंदर सर्वाइव करता है, लेकिन उसको कुछ अर्से के लेकिन लिए मेरे पास भी है तो रोटेशन हम लोग रोटेशन करते होते हैं। अब आप उसकी रोटेशन करते रहे एंड इट्स ऑल फाइन। अच्छा, कोई प्लांट 100% भी इंडोर होता है? मुझे लगता है नहीं होता कि रोटेशन बहुत जरूरी है कि नहीं, 100% वाली बात मैं को यूं गाइड करूंगा कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ऐसे डार्क जोन है जिनके अंदर आप टॉर्च के बगैर मूव नहीं कर सकते, और कवर डे के अंदर उनके अंदर ट्रीज का होता है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल डार्क जोन वाले भी प्लांट्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल डार्क में सर्वाइव कर रहे होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे मोस्टली चीजें मौजूद होती हैं, अगेन वो फुली डार्क की नहीं है, ठीक है ना, उनके अंदर उनको सनलाइट चाहिए होती और फिर जाहिर बात वो टेम्परे लाइक हमारे रूम होते हैं, इट्स नॉट अ फॉरेस्ट, ये क्लोज्ड हैं है। एग्जैक्टली, और क्रिएशन नहीं है हवा नहीं है। गैसेस डिफरेंट हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। असल में जो प्लांट्स हैं ना, अगर मैंने जिक्र किया था ना, ये बात करते हैं या कोई रिस्पांस देते हैं आगे से, हमें उसको समझना होता है कि एग्जैक्टली ये क्या चाह रहे हैं। हमारे जो इंडोर जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में से स्पेसिफिक गैसेस जो है ना वो एमिट हो रही है, चाहे वो लकड़ी है, एसी है, पेंट है, टाइल्स हैं, इनमें से ना वो एमिट हो रही है। मेरा अपना थीसिस क्योंकि इसके ऊपर ही था, ये जब ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है ना और उसके अंदर हवा आपकी ना, मतलब खिड़कियाँ आपकी ना ओपन होती हैं, वो बिल्कुल ही बंद वाला एरिया हो, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब प्लांट्स का भी वो टॉक्सिक लेवल से ऊपर हो जाएगा तो उनके अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है कि अब हम इसमें और सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन होता ही, और दूसरी एक बहुत बड़ी आजकल हम गलती कर रहे हैं, ये प्लास्टिक के बोतल रख देते हैं। वो एक तो आपको लगता है कि शायद हम अच्छा करें, वो उल्टा बुरा कर रहे हैं, वो और टॉक्सिक गैसेस निकाल रहे हैं और वो आपके पास जो आपका एरिया है उसको खराब कर रहे हैं। लिविंग प्लांट उन टॉक्सिक गैसेस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको खा जाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए एनवायरनमेंट क्लीन कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लोग आजकल जस्ट खूबसूरती के लिए और इंटीरियर के लिए क्या करते हैं, ये वाले प्लांट्स लाएंगे और उनको वहां पे प्लेस करते हैं। लैंडस्केप डिजाइनर और आर्किटेक्ट में क्या फर्क है, और क्या आर्किटेक्ट जो है वो लैंडस्केप डिजाइन कर सकता है? अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ पूछी है। मेरे दोस्त हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स भी हैं, और लैंडस्केप डिज़ाइनर बेसिकली और आर्किटेक्ट में जो डिफरेंस आता है ना आमतौर पे, वो आता है प्लांट्स की नॉलेज के ऊपर। आर्किटेक्ट आपको शेप्स दे सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पाम चाहिए, यहाँ पे मुझे कवर चाहिए, इसका कलर रेड होना चाहिए, इसका कलर वाइट होना चाहिए। लेकिन जब लैंडस्केप डिज़ाइनर प्लान कर रहा होगा ना, तो उसके माइंड में ना सिर्फ वो शेप्स चल रही होंगी, साथ-साथ वो उनके पौधे भी डिसाइड कर लेगा कि ये वाला पौधा है, ये इसके अंदर कवर अप करेगा। हो सकता है कि आर्किटेक्ट एक ट्रायंगुलर चीज़ चाह रहा हो और हमें ट्रायंगुलर मार्केट में उस टाइम अवेलेबल ना हो इस तरह की चीज़, तो हम जितना भी कोशिश कर लेंगे तो वो नहीं आ सकती। या वो इस रीजन की है रीजन की नहीं है, ये तो मुझे बहुत फेस करना पड़ा है, क्योंकि मेरे पास, मैं कतर में प्रोजेक्ट कर रहा था, उनकी तरफ से हमें ड्राइंग्स आई और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगी। तो मैंने उन्हें कहा जी इनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करेगी वहाँ के ऊपर, आप अपने एरिया के हिसाब से चीज़ें मंगवाएं। आप जो चीज़ें प्लान कर रहे हैं ये और हैं, और जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट डिज़ाइनर के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्लांट की स्पीशीज़ आपने गलत सेलेक्ट की हुई है, वही होता है। तो लैंडस्केप डिज़ाइनर बेसिकली सारी चीज़ों को कर सकता है, वो बॉटनिस्ट भी है, वो डिज़ाइनर भी है। लेकिन आर्किटेक्ट जो होगा ना, वो उसके अंदर ये चीज़ की वीकनेस होती है। अब आर्किटेक्ट में जो स्पेशल पावर होती है वो एक चीज़ की शेप की और डिज़ाइनिंग की होती है, कि वो एक चीज़ को सिंपल को कैसे और ज़्यादा खूबसूरत कर सकता है। आमतौर पे लैंडस्केप डिज़ाइनर को, क्योंकि जो हमारे लैंडस्केप डिज़ाइनर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं या बॉटनिस्ट होते हैं, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के क्या मेथड्स हैं, क्या उसके रूल्स हैं, किस तरीके से उसको करना चाहिए। तो वो कहाँ पे मार खाते हैं कि जब उस चीज़ की ना, आप कह लें फ्लोर प्लान बनाना होगा ना, तो वो उसके अंदर लैंडस्केप डिज़ाइनर थोड़ा-सा वीक होता है। आर्किटेक्ट उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आर्किटेक्ट जो चीज़ उसका बेस प्लान आपको बना के देंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन प्लांट्स के अंदर आके वो मार खा जाते हैं। और जो लैंडस्केप डिज़ाइनर होगा, जो कि हॉर्टिकल्चरिस्ट है, जो प्लांट्स को स्टडी करके आया है, वो फ्लोर प्लान में मार खा के, लेकिन प्लांट्स के अंदर वो 100% होता है। हमारी लैंडस्केप इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? अच्छा, हमारी लैंडस्केप इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती, वैसे तो कहा जाए तो 3-4, एक तो मैं वो नर्सरी वाली बात आपसे करूँगा कि जो नर्सरी प्रोडक्शन है ना, ये पूरा बिज़नेस इटसेल्फ एक बिज़नेस है। लेकिन जब नर्सरी वाला बंदा होगा ना, वो साथ डिज़ाइनिंग भी कर रहा होगा, प्रोजेक्ट्स भी कर रहा होगा, नर्सरी को पूरा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उधर हर प्लांट की एक केयर होती है। और दूसरा बड़ी बात, हमारी जो नर्सरी की इंडस्ट्री के अंदर है, रेट्स नहीं है, इस तरीके से लेवल नहीं है। जिस तरह से अगर आप कभी जाएँ सिविल के कामों के लिए, कहीं से आप जाके टाइल लेते हैं, हाँ, आपको पता है ईंट का रेट ये है, सीमेंट का ये है, Exactly. रेत का ये है। प्लांट कैसा है, प्लांट का एक बंदे के पास जाएंगे ना, वो अच्छा, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, कि आप जाके कहेंगे कितने का, 200 का है, तो मैं कहूँगा नहीं यार मुझे पीछे सस्ता मिल रहा है, जितना वो पुराने का दे रहे हैं उससे 10 मुझे कम दे रहे हैं। मतलब ये कोई बार्गेनिंग ना होते हैं।
आप कहेंगे यार आपको मैं 10 सस्ता दे देता हूँ, 20 सस्ता दे देता हूँ, तो आप अपने रेट से आप ये क्यों ऑफर करेंगे जो भी आपको दूसरा दे रहे हैं? मतलब आपके पास रेट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कहते हो 100 तो कहेगा कि ठीक है जी 90 में आप ले लें। हमारी फील्ड में थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे भी बहुत आता है कि जैसे क्लाइंट है ना, वो मुझसे किसी बंदे से भी कोटेशंस ले रहा है ना, अब क्लाइंट को भी चस्का लग गया है, वो वही कोटेशन जो है ना वो 3 बंदों को भेज देगा और उस पर रेट भी लिखे रहेंगे, एक है कि आप रेट ये, अब जो वो 3 के पास जाएगी ज़ाहिर बात है उनके पास रेट है, जो लोग बिजनेस समझते हैं वो बेहतर जानते हैं, अब वो रेट है वो उससे कम में दे देगा, एक उससे भी कम में दे दे, हो सकता है फिर वो अगेन सर्कुलेट करे और कम हो जाए, अगेन करे और एक जो आप 2 मिलियन फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, वो अगेन 1.2 1.3 पे आ जाए, तो और वो आपको कहेगा कि आप 7 लाख से ज्यादा मुझसे प्रॉफिट, मतलब अगेन कि वो भी हालांकि रियलिटी में उसको नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है, और कि प्लांट्स जो है मेरी प्रोजेक्ट खराब होता जा रहा है, प्लांट्स कहाँ से कहाँ जो दूसरे अपनी वो रेट्स तो डिक्रीज कर ही रहे हैं नर्सरी वाला, बाकी चीजों को भी दूसरा आमतौर पे आपको पता है प्लांट्स के अंदर वेरिएशन बहुत है। मैं आज ही की बात करूंगा, आज हमारे एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने ड्रेसिनिया रिकमेंड किया, ठीक है, अब वो 250 रुपए का प्लांट था, हाँ जी बिल्कुल, डिजाइन में नहीं बैठ रहा। अब हमने उसके लिए देखा, हमें कहा यार ये छोटे हैं, 3-4 लगा के भी ना उस तरह से लुक नहीं बन रही। हमें एक जगह पे नजर आया 2,500 रुपए में वो बंदा दे रहा था, लेकिन वो बंच बना हुआ शेप बनी हुई थी। अब मैंने वो 2,500 का ड्रेसिनिया से उठा लिया। अब जब मैं लिख के दूंगा आगे क्लाइंट को कि मैंने प्लांट उठाया, वो मार्केट में चेक करेगा, और सपोज क्लाइंट चेक करेगा, वो कहेगा भाई सबसे महंगी मुझे 350 का मिला, आपने 2,500 का कैसे लगा दिया। अब वो उसको समझा नहीं सकते कि हमारे डिजाइन के हिसाब से ये कम से कम भी 3 साल 4 साल से उसने पौधा रखा हुआ था, अब ये इतनी शेप में बना हुआ है और मुझे ये परफेक्ट लग रहा है इसके अंदर बिठाने के लिए, तो मैं ले रहा हूँ। लेकिन जब आप उसकी दूसरा हमारी आपको पता है प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस कोई भी नहीं है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स की स्पेसिफिकेशन में बहुत हर बंदे की कोई ना कोई वेरिएशन आ ही रही होती है, कोई पॉट साइज लिख रहा है, कोई स्टेम की थिकनेस लिख रहा है, कोई ना कोई चीज उसके अंदर मूव हो रही होती है। उसकी वजह से ना आप अगले बंदे को समझा नहीं सकते होते कि इसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। और दूसरी बात अगेन प्लांट की सबसे मेन चीज है कि क्या वो सर्वाइव ही करेगा कि नहीं करेगा। आप प्लांट ला रहे हैं, वो लगाने के बाद मर जाता है, तो वो उसकी तो जीरो होगी ना वैल्यू, वो उसके ऊपर नहीं जाते। हम जिस चीज के ऊपर जाते हैं कि हम खर्चा आपका करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये श्योरिटी है कि दोबारा नहीं करना। हमने 10 चीजें उसमें से चेक करनी होती हैं, वो ये नहीं कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये काम, तो तभी हम मतलब कोई ये नहीं कि हमको बहुत नॉलेज है, लेकिन स्टिल मतलब कि पता है कि रूट, अब फर्ज करें आप 36 का कोई पॉट साइज है वो भी आप ले आए हैं क्योंकि हमने लिख दिया था कोई स्पेक्स वगैरह, लेकिन अगेन वो कब शिफ्ट हुए, रूट बॉल की एज क्या है, ठीक है, वो मिट्टी उसमें कितनी पुरानी है, ये सब कुछ फिर उसके अंदर। अब तो वो मतलब मैं क्लाइंट को भी कहता हूँ कि ये नहीं है कि मतलब हम कोई बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस में डाल रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एक ऐसी मार्केट बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको कहीं पे वो मार्केट की तरह ब्रांड्स की तरह प्लांट्स के टैग्स नहीं मिलते, नहीं मिलते ऐसे। ये तो इनफैक्ट आपने जैसा जिक्र किया, मुझे एक याद आ गया, I8 में मेरा ऑफिस था, तो I8 के बाहर वहाँ पे खजूरें लग रही थी। मेरा खजूरों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छी एसोसिएशन है, मैंने बड़े अरसे तक लगाता रहा हूँ। तो उधर हम गए तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे हमने खजूरें लगानी है, तो खजूरों के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी ये तकरीबन आपको 40 से 45 हज़ार रुपए में ना खजूर मिल जाएगी। उन्होंने हमें कॉल की थी कि आप तो बड़ी महंगे कह रहे थे, हमने 20,000 रुपए में वो मारी। अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बट उस रास्ते से जाने को, जब मैं उस रास्ते से गया, सफद मेरे साथ था, तो हम वहाँ पे खड़े हुए तो हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सेम हाइट जो हमने लिखी थी, सेम स्टेम और लीफ उसी तरीके से, और वो लग रही थी वहाँ पे। फिर अब जब हमने क्लोज ऑब्जर्व किया, एक और दोस्त थे वो भी इसके एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा ये डिजीज्ड है, ये मैक्सिमम 1 महीने में सारी मर जाएंगी, और ये जिस जगह से आई है मुझे उसका भी पता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फील्ड के अंदर डिजीज थी, और उसकी वजह से इन्होंने एलिमिनेट करने थे। उनका काम था वो उठा के फेंकें और जाया करें ताकि ये डिजीज और ना फैले उसमें। उन्होंने क्या कर दिया, इस्लामाबाद बेच दिए। तो उनको तो 20,000 रुपये अभी जीरो की निस्बत तो प्रॉफिट में आया था। तो वो उस चक्कर में करके उन्होंने वो क्या कहते हैं कि अपना वो लॉस भी किया। एंड अगेन बाद में हमने दोबारा उस जगह को भी देखा, वो सारी की सारी खजूरें वहाँ पे मर चुके और कोई खजूर वहाँ पे नहीं थी, और ये मैक्सिमम 1 से 2 महीने में सारी मर गई। हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है तो अच्छा नहीं, मेरे फेवरेट प्लांट्स के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी वही हर एक कैटेगरी के अंदर हम चले गए, कैटेगरी के अंदर हम चले जाते हैं, में से ये है क्योंकि अब मेरे अपनी पसंदीदा जो प्लांट्स हैं उनमें जैकरेंडा मैंने फॉर एग्जांपल ट्रीज में मैंने बहुत लगाया है। वो मुझे इसलिए फेवरेट लगता है कि जब उसके एक ब्लूम आया होता है, हालांकि ऐसे ट्रीज हैं जो कि उससे भी अच्छे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जैकरेंडा का जो एक ब्लूम होता है, मैं स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर उसके लिए जाता हूँ कि जैकरेंडा ट्रीज का कवर है इस्लामाबाद के 4 सेक्टर्स के अंदर, उसकी जो रोड्स हैं उनके दोनों साइडों में लगा हुआ है। एंड आप जब वहां से वो उसकी फ्लावरिंग सीजन पे पर्पल के नीचे से जब ड्राइव करेंगे ना, तो वो जो एक फील आती है ना,
वो वाकई किसी और ट्री में ऐसी फील नहीं आती। और वो यहाँ पे जितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है जकरिंडा इस्लामाबाद के अंदर, वो कहीं और इतनी मुझे अच्छी नज़र भी नहीं आई। प्लीज़ के लिहाज से तो नो डाउट जकरिंडा का मुकाबला कोई भी नहीं है। जी, मुझ पे भी इल्ज़ाम लगता है, मेरे एक क्लाइंट है, मैंने उनके 3 प्रोजेक्ट किए, तीनों में जैकरेंडा डाला। कह रहे हैं भाई तुझे पसंद है तो क्यों डाला? मैंने कहा सर ये आपने वो मेरी नज़र से मेरे महबूब को नहीं देखा ना। हाँ, एग्जैक्टली। आप देखेंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे। और जो उसकी खूबसूरती बनती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर रहा था उस मौसम में। वो एक आउटस्टैंडिंग चीज़ नज़र आ रही है वाकई में। प्लीज़ होते हैं हर एक के डिफरेंट है, बड़े-बड़े हमने देखे पाम्स के आ जाए, पाम्स के। पाम्स। अच्छा, पाम्स की जो सिलेक्शन है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, हम लोग इस्लामाबाद वाले करते हैं सर्वाइवल के ऊपर, हाँ। कि जो बचे नहीं तो सही के नहीं। जो यहाँ के आधे से ज़्यादा नहीं। मुझे वैसे अलेक्जेंड्रा पाम बहुत पसंद है और मैंने अभी भी इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती लगवाया है। अब उसको बचाने की कोशिश में 1 साल हो गया और मैं उसको बचा भी रहा हूँ, उसको हो कुछ नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। लेकिन उसकी जो ब्यूटी आती है ना, मुझे वो बहुत पसंद आती है। और वैसे जनरली कोई मुझसे जब डिमांड करता है तो हम क्वीन पाम लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो सर्वाइव कर जाता है। वाशिंगटोनिया पाम वो सर्वाइव कर जाता है किसी क्लाइंट के लिए। लेकिन जहाँ पे ब्रैपन एशिया बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेची कार्पस। ट्रेची कार्पस भी। लेकिन जो अलेक्जेंड्रा की ब्यूटी बनती है ना, मुझे वो बहुत पसंद आती है। मुझे उसकी वो स्टेम की ब्यूटी एंड देन ऊपर से जो उसको प्योर पाम का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो पूरा प्योर अलेक्जेंडर वाली फील है। एग्जैक्टली। उसकी बहुत खूबसूरती होती है, नो डाउट। सीजनल की तरफ भी आना। सीजनल में नो डाउट अभी तक मैं कहूँगा कि ओवरऑल तमाम सीजन में भी देखें तो पिटूनिया इज स्टिल द किंग ऑफ ऑल द फ्लावर्स इसमें। हाँ, सीजन वाइज है, जिस तरह भी क्राइसेंथेमम का आने लगा है, मुझे क्राइसेंथेमम बहुत पसंद है। लेकिन सीजनल के ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो वो तो जिसकी थोड़ी, हाँ, क्योंकि वैसे तो पेंजी वगैरह ये भी है, लेकिन एंट्राइनम ये, लेकिन जो पेटूनी है आप वाली बात ठीक है, उसके जो कलर्स फिर लॉन्ग सीजन, फिर जो है वेरिएशन। और लगा हुआ होता है ना, जब आप किसी क्लाइंट की जगह पे जब हम टाउन्स में लगा रहे होते थे फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूर से ही लोग अट्रैक्ट होते थे। लोग उसको देख के ना एक दफ़ा खुश होते हैं कि यार ये फ्लावर बेड्स बने हुए हैं। तो पिटूनिया का बेड बनता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। हमने जीनिया के अंदर अगर जाएँ, मेहनत बहुत होती है। मैरी गोल्ड के अंदर भी एक डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी हाइट आ जाती है। लेकिन जिस तरह वो फ्लोर के साथ साथ पूरे का पूरा पिटूनिया बनता है ना, और उसके अंदर आपको पता है फ्रेगनेंस भी होती है, फ्रेगनेंट वाली वैरायटीज भी आई हुई है, तो उसका एक अपना ही एक चार्म होता है। तो वो सारी जगहों पे लगा के ना, छोटी जगहों पे भी लगा के हम उसमें बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट ले लेते हैं। वो फ्लावर्स में नो डाउट पिटूनिया जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और लैंडस्केप में सोसाइटी या रेजिडेंशियल? हाँ, नहीं मैं आपको बताऊँ दोनों का डिफरेंट है। वैसे फ्रैंकली सोसाइटी का काम डिपेंड करता है कि उस टाइम हेड कौन कर रहा है। मैंने डीएचए के साथ भी काम किया हुआ है, बहरिया के साथ, मतलब कैपिटल स्मार्ट सिटी, टॉप सिटी, इन सब के साथ किया हुआ है। जो उधर आपका बॉस बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है जिसको आपने प्रेजेंट करना है कि क्या चीज़ बनने जा रही है। तो सोसाइटी आपको बिजनेस वाइज अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, घर नहीं देता। घर के अंदर थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर वो टेंशन डालते हैं ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो घर वाला जो है ना, वो हमें टेंशन बहुत है। घर के अंदर अभी हमने रिसेंटली किया F7 में घर, उनका घर बहुत ही मतलब अच्छा बना और उन्होंने हमें गो एट दिया कि आप जितने पैसे लगाए हमें इशू नहीं है, बट ये होना खूबसूरत चाहिए। जब वो बन गया था तो मेरे साथ उन दिनों में इंटर्नशिप के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, तो वो हम गए हैं वहाँ पे, तो वो अंदर से खातून स्पेशली आई हैं बाहर, क्योंकि उनका भी घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। एंड उन्होंने कहा, और उनके जो वर्ड्स हैं ना, कि नहीं, ये आपका दिल और बड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो लॉन बनाया है ना, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारा घर जो है वो हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, हमें लॉन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इतना खूबसूरत बन गया कि हम इसको बार बार देखने के लिए बाहर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से आपने बनाया, नो डाउट हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। पैसे बेशक सारे ही लेते होते हैं, लेकिन जो इस तरीके से आपने बनाया है ना, इस तरह हमने पहले भी नहीं देखा और बहुत खूबसूरत है। तो ये आपको चीज़ होती है, और वो बनाना हमारी टोटल 25 डेज की जॉब थी। लेकिन सोसाइटीज़ में आपको पता है सालों लग जाते हैं, बट वो थोड़े दिनों का काम, लेकिन उसके अंदर नो डाउट आपको जो एक अगले क्लाइंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपको अपनी मर्जी का मिल जाए, वो खुश हो जाए, तो बस फिर मेरे ख्याल में सारे काम पूरा करता है। भाई भाई हॉर्टिकल्चर डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेंगे? मैं अच्छा फ्रेंकली भी तो मैंने फैसलाबाद इज नो डाउट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरे पास मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, सरगोदा के, एरिड के, शावर के, मैं इन सबसे मिल चुका हूँ। नो डाउट मेरी अपनी यूनिवर्सिटी एरिड है, इसके बावजूद मुझे स्टिल एरिड के ही स्टूडेंट्स, और लगता है कि स्टिल इसके अंदर पढ़ना जो है ना सबसे अच्छा है। फैसलाबाद के अंदर पहले एक चांद था, नो डाउट उसके टीचर्स जो हैं वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड एंड बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, लेकिन जितनी अप्रोच एरिड के अंदर है ना, जो स्टूडेंट के साथ कनेक्शन करके, खास करके हॉर्टिकल्चर के मामले में, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, स्टिल ये सबसे अच्छा है। और जो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं इंटर्नशिप पे, उनके हिसाब से फैसलाबाद वाले भी और बाकियों की निस्बत एरिड की स्टूडेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी स्टूडेंट्स आते हैं। किसी मंथ में
पर्सनल क्वेश्चन है, आप बोल भी कह सकते हैं जैसे सब करते हैं, बता भी सकते हैं। जॉब के बाद कोई ऐसा मंथ जिसमें आपने जॉब से कम कमाया हो? मैंने ज़िक्र किया हाँ। कई दफ़ा और लाइक मेरे पास अकाउंट में पैसे कई दफ़ा मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ज़ीरो को टच कर गए हैं। लेकिन वो अगेन और कोई ऐसा मंथ जिसमें 10 सालों की सैलरी ले ली हो? बिल्कुल हाँ। ये भी हुआ है। मैं आपको यूँ बताऊँ कि मैं आपको जैसे स्टार्ट में ज़िक्र किया था ना कि जिस टाइम मैंने अपना घर बनाया है ना, उस टाइम में मेरे वालिद साहब ने भी यही कहा था कि मेरे वालिद साहब बेसिकली तो टीचिंग प्रोफ़ेशन के साथ थे। लेकिन उन्होंने कहा था जितनी एज में तुमने मकान बना लिया है ना, हमारे को एक जनरल टर्म्स में ये कहा जाता है, उन्होंने कहा इतनी एज में कोई नहीं बना सकता। और उसकी रीज़न खाली ये काम की थी। जिन दिनों का आपको मैं लॉस बता रहा हूँ ना कि मेरे पास इतने कम पैसे थे कि ईद पर पैसे नहीं दे सकता था, उससे एग्ज़ैक्टली 1 साल के बाद मेरा मकान बन चुका था। खाली क्या था कि उसके बाद हमें ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए, वो हमने डिलीवर किए, उनकी पेमेंट्स आई और वो मेरे कहा था कि आप पैसे स्टोर करके ना रखें, जो है उसको कहीं इन्वेस्ट करें, मकान बनाएँ, जो भी चीज़ें उनके अंदर आप लगाएँ। तो वो उसके अंदर मैंने किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाली बात है कि इतने पैसे आ गए कि हमने एक मकान का भी सोच लिया और जहाँ तक है लॉस की बात है तो हम ज़ीरो को भी टच कर चुके हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसे कोई नहीं है और हम सोच रहे हैं कि सैलरीज भी देनी है, वो कैसे कवर अप होंगी और बाकी चीज़ें कैसे कवर अप होंगी, तो दोनों फेजेस गुजार चुके हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं लैंडस्केप का पाकिस्तान में? लैंडस्केपिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, जो अगर आप बात करें जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी को लैंडस्केपिंग का पता ही नहीं, जी। नर्सिस का क्लाइंट ही नहीं था, नर्सिस के ऊपर लोग जाते ही नहीं थे। अभी नर्सिस की भी मिकदार इतनी बढ़ गई है कि आपको हर सोसाइटी के बाहर नर्सिस बनी हुई मिलेंगी, लोग आते हैं खरीदते हैं। और दूसरे नंबर पे अब लोगों को इसकी अहमियत भी पता चली है और ये जो बिल्डिंग्स आपने देखी होगी, लोग घरों के ऊपर अरबों रुपए लगा देते हैं, बिलियंस में भी घर बनाते हैं, लेकिन लॉन के ऊपर उनको लाखों रुपए लगाते हुए मसला होता था। अब लोग लॉन्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, उन्हें पता चला है कि ये जो डेड स्ट्रक्चर है इसकी बजाय अगर आप लिविंग एरिया के अंदर जाते हैं तो वो आपको कितना बेनिफिशियल होता है। फार्म हाउसेज का आपने देखा इस्लामाबाद में कितना बड़ा ट्रेंड बना है और लोग, और मुझे ज़्यादा खुशी होती है अभी मैं मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको स्पीशीज़ कलेक्ट करने का शौक पड़ा है और ये हमारा काम है हॉर्टिकल्चरिस्ट का कि नई नई स्पीशीज़ हम एक्सप्लोर करते हैं एंड नो डाउट जो लोग स्पीशीज कलेक्शन के ऊपर होते हैं ना, उनका जो एरियाज की डेवलपमेंट होती है, जिस तरह से वो पौधों का ख्याल रख रहे होते हैं ना, वो बाकियों का नहीं होता। और लोगों ने फार्म हाउसेस के अंदर पूरे के पूरे बोटेनिकल गार्डन्स बनाए हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में लैंडस्केपिंग और ब्लूम करेगा। सोसाइटीज आपने देखे हर जगह बनती जा रही है। पहले सोसाइटीज में हॉर्टिकल्चर की सीट ही नहीं होती थी, अब तो प्रॉपर हॉर्टिकल्चर्स और उन सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है और प्रॉपर हायर किया जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि आगे लैंडस्केपिंग बहुत अच्छा जाएगा। और ऑटो इरिगेशन जो है वो कैसे रिकमेंड करते हैं? बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जी। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ, एक तो जो वाटर सेविंग वाला एलिमेंट है ना वो, और दूसरी बात है आपने मिसाल सुनी होगी कि हम जब लोकल जाते हैं तो वो बंदे कहते हैं जो जिस तरह पानी बारिश में लगता है वैसे आप पाइप से नहीं लगा सकते, लेकिन उसके करीब तरीन अगर आप जाना चाहते हो तो इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए आप पानी को मैनेज करते होते हैं। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि अभी हमारे यहाँ इशू ये है कि यहाँ पे मोस्टली कोई लोकल कंपनी कोई भी इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं बना रही। इम्पोर्टेड आता है, महंगा होता है, लेकिन अगर आप उसकी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि ये वन टाइम कॉस्ट आपको कितने सालों के लिए फ़ायदा दे रही है, तो फिर आपको वो ओके लगेगा। आप वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएँ। मेरे अपने भी फार्म की जिस तरह मैंने आपको दिखाया था उसमें स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, एक बंदा मैनेज करता है। अब उसकी जगह मुझे एक बंदा रखना पड़ जाए, उसकी सैलरी भी मैं निकालूँ, एफिशिएंसी भी ना हो, पानी भी ज़ाया होता है। सबसे मेन चीज़ है इरिगेशन सिस्टम आपके पानी को सेव करते हैं। हम इस वक़्त भी एक एरिड ज़ोन में बैठे हुए हैं। एरिड ज़ोन का पानी को सेव करने की जो एफिशिएंसी का ये सबसे मेन आजकल इश्यू चल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत मस्ट है, लाज़मी होना चाहिए इसको। हमारी फील्ड का एक दुख देने वाला पॉइंट 18 इयर्स एजुकेशन बच्चा करता है, फील्ड में आता है, 35-40 हज़ार रुपए से जो है ना वो उसकी शुरुआत होती है, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि जो है वो 18 इयर्स हैं, उसके एक्सपेंस हैं, फिर उसने किया। तो इसमें आप क्या किसका कसूर समझते हैं, इंडस्ट्री का, इंस्टीट्यूट का या स्टूडेंट का? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपना आपको शेयर किया कि मेरी पहली सैलरी 25,000 थी। हमें 2000 वो 2000 का ये भाई 11 दो वैसे 2011 था, लेकिन पॉइंट है कि आपको ना बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जहाँ आप अभी फ्रेश आ रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे 3-3 साल पुराने वाले भी जॉब ढूँढते हैं। तो आपके लिए वहाँ पे कंपटीशन बन जाता है। द पॉइंट इज़ कि एक तो एक्सपेक्टेशंस बड़ी ना रखें। दूसरा, मेरी जो ज़ाती राय होती है तमाम स्टूडेंट्स को, वो मैं यही कहता हूँ कि आप इनिशियल सैलरी को सैलरी कंसिडर ना करें।
आप समझिए कोई आपको पॉकेट मनी दे रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, अपने आप को प्रूव करें एंड देन आप आगे काम करें। हमारी फील्ड का सबसे बड़ा आप कहें ना, ये खाली डिग्री बेस्ड आप सर्वाइव नहीं कर सकते इसके। आप टीचिंग नहीं करने जा रहे, आपने लोगों को एक चीज़ करके दिखानी है, प्रैक्टिकली लोगों को उसके ऊपर दिखाना है। हाइड्रोपोनिक्स में चले जाएँ, लैंडस्केपिंग में चले जाएँ, हॉर्टिकल्चर का जो भी स्टूडेंट निकलेगा, वो प्रैक्टिकली जब तक अगले बंदे को शो नहीं करेगा कि मैं ये इस चीज़ के काबिल हूँ, उस वक़्त तक उसकी कोई वैल्यू डिग्री नहीं बना सकती है। तो आपको एक दफ़ा, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये होता है कि आप 1 साल तक आप ये समझें कि आपको जॉब नहीं मिली, आपने फ्री में काम कर रहे हैं। उसके अंदर अपने आप को प्रूव करें एंड देन आप कहें जी अब मुझे इतनी सैलरी चाहिए, और आपको वो सैलरी मिलती है। और मैंने, बल्कि वो आपसे ज़िक्र हो रहा था, मेरा अपना स्टूडेंट अली आरिश, मेरे पास उसने बहुत ही कम सैलरी पे स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, उसका जो जंप था, वो जस्ट बिकॉज़ उसने हार्ड वर्क 1 साल वहाँ पे कम सैलरी के ऊपर सर्वाइव करने में किया है, उसका जंप, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बहुत आगे जा रहा है। एक और बल्कि एग्ज़ाम्पल है, आप जानते हैं रेहान को, जानते हैं आप? रेहान ने जब मेरे पास मतलब स्टार्ट किया था, तो सैलरी ही नहीं थी। अली की तो हमने सैलरी रखी थी, रेहान की सैलरी नहीं थी। रेहान के साथ हमारी ये एडजस्टमेंट हुई थी कि वी आर गोइंग टू हंट दिस प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है, इसमें से बहुत माइनर सी अमाउंट आपको जाएगी, और ये जितना सा चलता रहेगा उसके हिसाब से आपको मंथली मिलता रहेगा। टेलिन और गुलबर्ग रीज वाला मेन प्रोजेक्ट था हमारा, एंड ही सेड ओके आई वांट टू वर्क। और उसने इतनी मेहनत की, आप सोच नहीं सकते कि वो पैदल होता था, एंड उसने पूरे एरिया के अंदर काम किया, लोगों को भी इम्प्रेस किया, काम भी किया, और सारे आज आपके सामने ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगेन वही होता था, फिर सीखते थे शाम को जब हम बैठते होते थे कि काम हो गया जी, चलो जी पेमेंट्स आएंगी तो देखेंगे, तो वो साथ पूछता था कि इसके बारे में बताएं मुझे, ये ऑटो कैड के बारे में भी बताएं। वो सीखने के भी अंदर भी लगा रहा। देन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उसकी जॉब बैगीटॉन में लगी थी, और वो बहुत सक्सेसफुल था। सो माय थिंग इज़ कि जो लोग मेहनत पे लगे हुए हैं ना हमारे प्रोफेशन में, और वो अपने हाथ से एक दफ़ा चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। मेरे पास कुछ लड़के जॉब के लिए आए, उनकी सैलरी में स्टार्टअप था बिजनेस का, बिल्कुल उसी तरह ही है कि बजट्स नहीं होते आपके पास, तो ना 10-10 हज़ार उनकी सैलरी थी, और बात भी 2018 की है। ठीक है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि 10,000 रुपए से 10,000 रियाल तक का सफर वर्ष कर चुके। एग्जैक्टली। और कोई तो मतलब वही है कि एक अल्टीमेट हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम तो है, ज़ाहिर बात है, जॉब्स कम है, पैसा नहीं है, चीज़ें नहीं है, उस वजह से आपको ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई शुरू तो करना है, अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाए। कर लेंगे तो अगले 4-5 सालों में, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स दिया आपने कुछ महीने, कि यहाँ तक आपका जो है वो इजीली पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं, वाकई में मैं आपको बताऊं, सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी हैं, और जो लोग इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर आने के बाद कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई दूसरी जगह जॉब कर रहा है, वो भी हमारे साथ, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मेन यही है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो उम्मीद लगा के मेहनत से बंदा लगा रहे, उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन जब आप कांस्टेंट होते हैं ना उसके अंदर, और मेहनत में लगे रहते हैं, आई एम श्योर कि आप उसका फल जरूर मिलता है। अभी भी कुछ लड़के अगेन पाकिस्तान के अलावा सऊदीया में भी जॉब करने के लिए गए हैं, दोनों सेम गए हैं, लेकिन स्टिल एक सर्वाइव अच्छा कर रहा है और एक नहीं कर रहा। वो उनकी मेहनत के ऊपर है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा, जो कम मेहनत करेगा वो ऑफ कोर्स। अगेन आपने बहुत जो है वो मैसेज तो दे दिया, लेकिन मैं फिर भी अगेन के जो यंग लड़के हैं जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जॉब में तो आ गए, कर लिया, हॉर्टिकल्चर बिजनेस, लैंडस्केप बिजनेस में, उनको क्या एडवाइस करें? अच्छा, मेरे ख्याल में जो लैंडस्केपिंग में आना चाह रहे हैं ना, चाहे वो बिजनेस करना चाहे, जॉब करना चाहे, अगेन उनकी सबसे पहले जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, अगर आप एक डिज़ाइन बना चुके हैं, ज़मीन पे आके भी अपने हाथ से उसको बनाएं, अपने हाथ से उन प्लांट्स को प्लेस करें, और फिर उसके बाद सबसे पहले उसका क्रिटिकल क्वेश्चन अपने आप से किया करें कि क्या ये वाकई में उस तरह लग रहा है अच्छा जैसा आपने सोचा कि नहीं लग रहा एग्जैक्टली। और जब आप मार्केट में बैठे हुए, अभी आप हैं फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं काफ़ी अरसे से इस फील्ड में है, तो क्रिटिक्स को इस तरह से ना लें कि जैसे कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, उसको पॉजिटिव लें। अगर आपको कोई बंदा फील्ड का आके बता देता है कि यार ये आपका डिज़ाइन अच्छा था, लेकिन ये यहाँ से बैलेंस नहीं है, या ये प्लांट्स की स्पीशीज की जगह आप ये सेलेक्ट करते तो ज़्यादा चाहिए, तो उसको पॉजिटिव लें, उसको नेगेटिव ना लें, एंड अपने लर्निंग वाला काम जो है उसको साथ साथ रखें। तो बिजनेस के अंदर आमतौर पर होता है कि जब बंदा बिजनेस में आता है ना, उसमें ईगो बहुत आ जाती है, तो वो ईगो नहीं रखनी चाहिए आपको। जितना जल्दी अपनी आप ईगो ख़त्म करके और लर्निंग के लिए दरवाजे खोलेंगे, और लोग आपको आके बताएंगे, और आप उसमें सीखते जाएंगे, तो उतने जल्दी आप अच्छे भी बन जाएंगे। बट अगेन मेन थिंग इज़ कि आप उसको प्रैक्टिकली अपने हाथ से एक दफ़ा करें। स्टाफ हायर करना, स्टाफ से काम करवाना इज़ नॉट एन अचीवमेंट। असल अचीवमेंट स्टार्ट होती है कि जब आप अपने स्टाफ को पहले ये रियलाइज़ करें कि उनसे ज़्यादा आप जानते हैं। जब आपके स्टाफ को ये पता होगा ना कि आप में ज़्यादा काबिलियत मौजूद है, वो आपके सामने बोलेंगे भी, और जो आप बोलेंगे वो काम भी उससे अच्छा करेंगे। बट पहले आप अपने आप को भी प्रूव करेंगे, हाँ इस फील्ड के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू काशु भाई, आपने हमें टाइम दिया। मोस्टली हमने तमाम फील्ड्स और तमाम जो है वो चीज़ें की
कवर। तो फिर भी अगर कोई बात रहती है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ज़रूर हम लोग जवाब भी देंगे और रिप्लाई। थैंक यू कायब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी।